हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल फिजिक्स प्लस। बच्चे, आपको जो आर्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका यूनिट शेयर किया था, आपका आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है बच्चे? आज हम आपको आर्टिकल बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे बच्चे आपने फर्स्ट यूनिट की थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह बच्चे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में गॉस लॉ आपने स्टडी किया था, तो जिस तरह बच्चे आपका गॉस लॉ आपका कूलम्ब लॉ का एक अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह आपका ये भी एम्पियर सर्किट लॉ भी बायर सर्किट लॉ का क्या है, एक अल्टरनेटिव है। तो आप इसकी हेल्प से भी बच्चे क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं। क्या है एम्पियर सर्किट लॉ, कैसे डील करता है, ये चलिए इसके बारे में समझते हैं। चलिए, मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है। यहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं, मान लीजिए क्लोज सरफेस है, ये रही बच्चे हमारी क्लोज सरफेस। कोई भी किसी भी शेप का आप क्लोज सरफेस मान लीजिए। इस क्लोज सरफेस के अंदर बच्चे मैं मान लीजिए वेरियस करंट मार रहा हूँ। ये है बच्चे अंदर करंट है, ये डॉट का मतलब होगा अपवर्ड करंट है, ठीक है। इसके अंदर आपका ये करंट है, एक ये करंट जा रहा है इसके अंदर से। मान लीजिए ये करंट है आपका I1, ये करंट है आपका I2। क्रॉस का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। ये है बच्चे आपका I3, ठीक है। ये तीन तो करंट बच्चे अंदर हैं, और मान लीजिए दो करंट आपके बाहर भी हैं। दो करंट कौन कौन से हैं? दोनों करंट डाउनवर्ड, मान लीजिए एक ये रहा, एक ये रहा। दोनों करंट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में I5 और I6 जा रहे हैं। तो मैंने एक क्लोज सरफेस मानी। क्लोज सरफेस का मतलब क्या बना? क्लोज सरफेस मानी जिसके अंदर तीन आपके अंदर और दो आपके बाहर आपके साथ आपके क्या मान ली है, मैंने आपकी अल्टीमेटली इस तरह बच्चे मैंने आपके करंट एलिमेंट मान लिए, ठीक है। आपका नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ है क्या? अगर एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली किस लिए यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, कैसे डील करेगा, चलिए उसके बारे में जान चलिए बताते हैं आपको एम्पियर सर्किट लॉ क्या है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट एम्पियर सर्किट लॉ, ACL लिखूँ उसमें इसको। एम्पियर सर्किट लॉ states that the line integral of the line integral of magnetic field around any closed surface ठीक है, in free space is equal to mu naught times of net current which is crossing through the area bounded by the closed path, ठीक है, क्लोज पाथ। तो क्या है जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ACL क्या कहता है, यानी एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। मान लीजिए कोई क्लोज पाथ है, ठीक है, इसके अक्रॉस कोई जो लाइन इंटीग्रल करेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम नेट करंट क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जो उस क्लोज पाथ ने जो भी एरिया जो भी आपका करंट बाउंड किया है उसके म्यू नॉट टाइम के बराबर होगी आपकी लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली बच्चे से लिखना चाहूँ कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो मैथमेटिकली बताइए किसके इक्विवेलेंट है? मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल, ऐसे लिखते हैं ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है, किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम जो भी टोटल करंट इसके अंदर से पास होगा उसके, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा। तो म्यू नॉट टाइम नेट करंट विच इज क्रॉसिंग थ्रू एरिया बाउंडेड बाय दैट क्लोज सरफेस। जैसे इस क्लोज सरफेस में से मैंने क्लोज सरफेस माना था, इस क्लोज सरफेस में से कितने करंट बचे? इस क्लोज सरफेस में कितने करंट बाउंड है? अगर मैं टोटल करंट का यहाँ टोटल करंट की बात करूँ तो सिर्फ आपने क्लोज करंट के लिए बात करना है।
आपका बच्चे देखिए जो आपका क्रॉस वाला मतलब जो डाउनवर्ड आपका जो करंट है उसे आप पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, और जो अपवर्ड करंट है जो अपवर्ड है उसे क्या मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए। अगर मैं ये साइन कन्वेंशन मानूँ तो समीशन आई क्या होगा, ये कौन सा है बच्चे, ये तो आपका कौन सा है बच्चे, ये आपका अपवर्ड है, ठीक है, या डाउनवर्ड, आप जैसे मर्जी मान लीजिए एज यू विश, ठीक है। तो चलो मैं अपनी साइन कन्वेंशन में ऐसा मानता हूँ बच्चे, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है क्रॉस डाउनवर्ड को नेगेटिव, डॉट को पॉजिटिव मान लीजिए, चलिए ऐसे मान लेते हैं। अगर ये अपवर्ड है तो ये करंट आपका पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव I1, ये आपका नेगेटिव होगा I2, और ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो लीजिए टोटल करंट आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल करंट इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ आया। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस, ठीक है, समझ आए बच्चे। ओके, ये जो लॉ है आपका कौन सा है, एम्पियर सेक्टर लॉ की बात करें तो एम्पियर सेक्टर लॉ ना तो आपके बच्चे ना तो आपकी साइज के ऊपर, ना ही आपकी शेप ऑफ क्लोज पाथ जो भी आप क्लोज पाथ मान रहे हो, ना तो उसके साइज ना ही उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। तो दिस लॉ इज इंडिपेंडेंट दिस लॉ इंडिपेंडेंट एंड this law independent of shape and size of the closed path। आपके क्लोज पाथ की क्या शेप है, क्या साइज है, उसके ऊपर ये नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है, डन। अच्छा, ये वाला जो लॉ है कौन सा, ये जो आपने अभी भी मैंने आपको लॉ बताया है, इस लॉ के रिगार्डिंग एक बात ध्यान रखना, ये जो ACL लॉ है ये सिर्फ सुटेबल फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपका लॉ है, आपका ACL जो मैंने अभी आपको लॉ बताया है, ये सिर्फ इनफाइनाइट लॉन्ग और सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो हर केस में नहीं, जहाँ पे आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है या सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसी केस में बच्चे आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में इसकी कुछ एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन, इसी की एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ यानी ACL। तो लीजिए मैं ACL की एम्पियर सर्किट लॉ की आपको कुछ एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको दूंगा मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा बच्चे मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपके पास बच्चे आपने क्या निकालना है, यही है फर्स्ट एप्लीकेशन, मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण निकालनी है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो लीजिए मैंने एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर मान लिया, ये रहा करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग मान लीजिए ये रहा बच्चे मैंने एक स्टेट कंडक्टर मान लिया, ठीक है, जिसमें से करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, चलिए मैं इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यानी थंब को थंब को आपने इस करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए, फिंगर कर्व्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्रॉस एक इस तरह की एक लूप आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की भूमि होगी ना, ओके। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इनवर्ड जाएगी, और इस डायरेक्शन से कहाँ आएगी, आउटवर्ड आएगी। चलिए मैंने एक रेडियस एक सर्कल मान लिया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप मान लिया जिसकी रेडियस मान लीजिए r है, स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चे O का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब बच्चे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ dl। हाँ क्या लिया मैंने, एक स्मॉल लेंथ ले ली dl। अगर dl का वेक्टर लूँगा तो dl का वेक्टर क्या होगा बच्चे,
इससे परपेंडिकुलर आपका टेंजेंशियली लेना पड़ेगा। ये रहा टीएल की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड्स ये क्या है, मैग्नेटिक लूप्स ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लूप ही तो है। मैं इस सर्कुलर आपकी जो सर्कल है, इस सर्कल के इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ दिया जाता है। लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी यही होगी। तो मैंने क्या किया बच्चे, एक स्मॉल एलिमेंट माना ए बी इसके ऊपर, जिसकी लेंथ कितनी थी टीएल थी। उसका एरिया वेक्टर अगर मैं उसका करंट एलिमेंट अगर मैं उसका क्या करूँ, उसका आपको बचे टीएल तो बचे मैंने उसकी लेंथ मानी, अगर उसका एरिया वेक्टर लूँ तो आपका वो कहाँ होगा, इससे टेंजेंशियल ड्रॉप कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसको भी टेंजेंट ड्रॉप करके निकाला जाता है। तो इसका मतलब फिगर से आपको क्लियर कट दिख गया कि बी और डी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, श्योर है फिगर से आपको दिख गया, दोनों के बीच में यानी बी और डी के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री का। अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सीधा लीजिए अप्लाई कर दीजिए, कैसे, बाय एस आपका ACL को अप्लाई कर दीजिए सीधा बाय ACL, यानी एम्पियर सर्कल आपको अप्लाई करने जा रहा है। क्या था आपका ACL, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL किसके बराबर है बच्चे, म्यू नॉट टोटल करंट, यही होता है। लीजिए मैंने आपके ACL को पहले लिख दिया, इंप्लीमेंट करें। चलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, BDL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, एक ही करंट जा रहा है, आई ही लिख लीजिए। यहाँ तक आ गया, cos 0 कितना होता है, 1 हो गया। बी की वैल्यू सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, बाहर आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन में रह गया DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो लीजिए बी का आंसर आ गया। अगर आप DL की इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए पहले कर देता हूँ, DL की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस टोटल लेंथ मिल जाएगी जो कि म्यू नॉट आई के बराबर होगी। तो अल्टीमेटली बी का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये बिल्कुल वही आपका आंसर आ रहा है जो बायर्ड सर्विट लॉ से आपका आंसर आया था। याद है किसी को, आपके बच्चे बायर्ड सर्विट लॉ के कारण हमारा क्या आंसर आया था, याद होगा, बता देता हूँ। बायर्ड सर्विट लॉ से हमने आंसर निकाला था एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कनिक वायर के लिए, तो ये आंसर आया था 4πi अपॉन r साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, ये रिजल्ट था। अगर आपकी वायर इन्फिनिट लॉन्ग है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन r, ये रिजल्ट था बायर्ड सर्विट लॉ से। 2 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल देखिए सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ याद कीजिए बायर्ड सर्विट लॉ में इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कितनी कैलकुलेशन, कितनी हैवी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी आपको। तो यहाँ बड़े सिंपल तरीके से अगर आपकी बच्चे चाहे इन्फिनिट लॉन्ग लेंथ हो, चाहे सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बड़े आसान सी कैलकुलेशन से आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो चाहे आप बायर्ड सर्विट लॉ का यूज़ कीजिए, चाहे आप अपनी ACL का यूज़ कीजिए। ACL को यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन है जो आपकी डिस्कस करते हैं, इसी की सेकंड एप्लीकेशन। चलिए मैं इसे बी लिख देता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन है आपकी, क्या है बेटा सेकंड एप्लीकेशन, मैंने इसे बी से लिख दिया है। क्या है हमारी सेकंड एप्लीकेशन, मैं अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा किसके कारण, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो आपका बच्चे सेकंड केस करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से। अगेन ACL का यूज़ करके मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, किसके कारण, ड्यू टू आपके इन्फिनिट लॉ सॉलिड, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो चलिए सबसे पहले एक सिलेंडर मान लीजिए जो इन्फिनिट लॉ, लो जी एक सिलेंडर मान लीजिए, ये रहा बच्चे हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की एक्सिस यही बच्चे मेरे पास एक्सिस, ये सिलेंडर आप इन्फिनिट लॉन्ग मानना ही पड़ेगा आपको। लीजिए ये क्या है बेटा, इन्फिनिट लॉन्ग है, ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक इसे मूव करवा दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो एक सिलेंडर मान लीजिए, ये है बच्चे आपका सिलेंडर मान लिया है मैंने, ठीक। अब मैंने क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड के बच्चे अगेन क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट बन सकते हैं। चलिए इस सिलेंडर की रेडियस के ऊपर बात करूँ तो इस सिलेंडर की रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R।
3 पॉइंट हो सकता है पॉइंट आपका बाहर लाई करता हो सकता है सरफेस पे, हो सकता है आपका अंदर लाई करे। तीनों केस राइट से हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है आपका जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो वो अंदर ही लाई कर जाए, मतलब यहाँ पे लाई कर जाए। हो सकता है बच्चे सरफेस पे लाई करे, ये देखिए सरफेस पे ऐसे ही बना देते हैं। और हो सकता है आपका पॉइंट बाहर लाई करे। सबसे पहले बाहर के लिए बात करें, ठीक है, या आप जहाँ मर्जी करिए एज विश। सबसे पहले बाहर के लिए ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका केस 1 बना देता हूँ। केस फर्स्ट कब डिस्कस करने जाने कहाँ पे डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट को, जब आपका पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है। मान लीजिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर पॉइंट या आउटसाइड द सिलेंडर, अगर मैं निकाल रहा हूँ आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है, अगर आउटसाइड का सिलेंडर निकाल रहे जा रहे हो। अच्छा, इसमें से करंट हमने माना ही नहीं, इसके अंदर से बच्चे एक्सिस के लॉन्ग जो करंट जा रहा है वो आई मान लीजिए। करंट जाएगा तो चारों मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लीजिए एक लूप मान लीजिए बाहर, मान ली, ठीक है। इसके रेडियस को इसका नाम दे दिया डिस्टेंस का आर, यानी आउटसाइड के लिए बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपकी आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है। श्योर है बच्चे, ये तो रेडियस इसकी सिलेंडर की रेडियस ये थी, हमारा पॉइंट तो आउटसाइड लाई कर रहा है। ओके, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉप कर दिया जाता है। यहीं पे एक डीएल मान लीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए, उसका एरिया वेक्टर भी इसी सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो लीजिए इस पॉइंट पी को, इसे पॉइंट पी मान लीजिए। इस पॉइंट पे डी और डी पी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल आपका बनेगा 0 डिग्री का। और अगर एंगल 0 डिग्री का है तो यूज़ कर लीजिए अपने ACL को। अगर मैं बाय ACL, अगर मैं इसके ऊपर ACL लगा दूँ, देखिए ACL, ठीक है, आपको ACL के अकॉर्डिंगली क्या रेट होगा, बिल्कुल आपको मूव करते हैं। ACL आपको लगाना जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है बच्चे ACL का, यहाँ पे बच्चे देखिए P और TL के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगेन एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री का बनेगा। आपकी P की वैल्यू, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो पॉइंट P चाहे यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, या सर्कल के ऊपर कहीं मानिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो लीजिए आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ P ओवर DL, P ओवर DL किसके बराबर होता है वैसे, म्यू नॉट टाइम टोटल करंट के बराबर होता है। यही था आपका ना। चलिए इसके अंदर इंप्लीमेंट करें। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, आपका एंगल 0 डिग्री का होगा। बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी, सिर्फ अंदर DL रह जाएगा। म्यू नॉट टोटल करंट कितना है, आई ही है। बी की वैल्यू निकालूँ तो बी का वही आंसर आएगा जो पिछले केस में हमने निकाल के दिखाया था, 2πr। ये लीजिए बी का आपका रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा जब आपका पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो बी और आर एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट क्या होता जाएगा बच्चे, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे मूव करें, केस 2 की ओर मूव करते हैं। केस 2 क्या है बच्चे, अगर आपका जो है सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाई ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर पॉइंट लाई सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, मान लीजिए सरफेस पर लाई करेगा तो आपको लूप कैसी माननी पड़ेगी, लूप ऐसी ही माननी पड़ेगी। इसकी रेडियस क्या होगी, आर, यानी इस केस में आपके आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो ऊपर जो भी रिजल्ट निकालना है बच्चे, यहाँ पे भी वही बात होगी। किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, टेंजेंट ड्रॉ करिए, DL की डायरेक्शन भी सेम होगी। बस ऊपर वाले रिजल्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा क्या, आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए। तो लीजिए बी की जगह आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए, यही इसका फॉर्मूला निकल आएगा। तो लीजिए ऑन दी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड का बच्चे मैंने आंसर आपको निकाल के दिखा दिया। अब बात करते हैं इसके थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है बेटा, हाँ जी, थर्ड केस क्या होगा, आपके इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। मतलब अब आपका पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियली निकलेगी, DL भी सेम डायरेक्शन रहेगा, तो एंगल तो 0 डिग्री का बनेगा। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहाँ पे जब इनसाइड वाले केस के अंदर आएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चे, ये जो मेरी लूप है जो इनसाइड लाई कर रही है, क्या इसमें से सारा का सारा करंट इसमें से पास हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलिए इसमें से जो करंट जा रहा है मैं उसे आई डैश का नाम दे रहा हूँ। तो जो भी इसमें से करंट जाएगा उसे मैंने क्या नाम दे दिया बच्चे, आई डैश का नाम दे दिया। इसकी रेडियस यानी थर्ड केस के अंदर बच्चे, ये जो थर्ड केस में ऊपर लेके जा रहा हूँ, थर्ड केस में आपके आर की जो आपकी आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से स्मॉल होगी, यही केस बना है। एंगल तो 0 डिग्री का है, वो तो श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने करंट को क्या माना है, आई डैश। अब मुझे निकालना है करंट आई डैश। आई डैश करंट कैसे निकाल सकता हूँ, इस स्मॉल एरिया में से कितना, ये जो क्लोज सरफेस मैंने लूप मानी है, एम्पीरियल लूप का नाम दे दीजिए, जैसे हम गॉसियन लूप देते थे या एम्पीरियल लूप देते थे।
इस लूप के अंदर से कितना करंट जाएगा। क्या आपको टोटल करंट पता है? बिल्कुल पता है, आई है। क्या आपको टोटल एरिया पता है? टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल था, इसकी रेडियस कितनी थी? टोटल की कैपिटल आर। अगर टोटल एरिया को टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर टोटल करंट को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आया? करंट पर यूनिट एरिया आ गया। करंट पर यूनिट एरिया आ गया। जिस एरिया का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, जिस एरिया का निकालना है उसका, जिस लूप का निकालना है उसका एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लीजिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ये रहा। लो जी, मैंने आई डैश की वैल्यू निकाल ली। आई डैश की वैल्यू निकाल ली तो फिर क्या कीजिए, बाय ACL यूज़ करो आप अपने ACL को। अगर मैं ACL को यूज़ करूँ तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ BTL, वो तो एंगल 0 डिग्री का है, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट, ये लीजिए मैंने इक्वल टू म्यू नॉट की बात कर दी, म्यू नॉट इंटू आई डैश। ये तो बचे बी तो कॉन्स्टेंट होगा, DL की इंटीग्रेशन अगेन क्या होगी इसकी, DL की इंटीग्रेशन 2πr होगी, म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू क्या है, IR² डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, जो टर्म कैंसिल होती है उसे कैंसिल करो, R से R कैंसिल होता है, और अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल के दिखाऊँ, ठीक है, R से R तो कैंसिल हो गया है, म्यू नॉट अपॉन 2πI अपॉन R इंटू स्मॉल r, ठीक है जी, हाँ जी, म्यू नॉट यही आया मेरा रिजल्ट, चेक कर लीजिएगा जी, कोई और R² आएगा, ये देखिए मेरे को लग रहा था गलती हो रही है, हो गया। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, 2π कॉन्स्टेंट, I कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट। इसका मतलब आपका जो, अगर आपका पॉइंट आउटसाइड इनसाइड लाई करेगा तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो रही है। ये लीजिए मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R करके दिखा दिया इसमें भी। ओके, अगर आपका ये पॉइंट जो B पॉइंट पहले मैंने आउटसाइड माना, फिर सरफेस से माना, फिर यहाँ माना, चलिए मान लीजिए इस एक्सिस के ऊपर लाई कर जाए, तो लीजिए केस फोर्थ वो भी बन गया, ठीक है। तो कहाँ लाई कर जाए, अगर आपका ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर जाए, ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो अगर ये ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर लाई कर गया, सिलेंडर के ऊपर ही लाई कर गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अंदर के लिए तो बच्चे ये रिजल्ट था, अगर R की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। इसका मतलब अगर इस एक्सिस के लॉन्ग आपका कोई अगर P पॉइंट इस एक्सिस के लॉन्ग लाई कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरह बच्चे आपने देखा, एक्सिस के लॉन्ग तो 0, इनसाइड आपका B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी B की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो बताइए R की वैल्यू, इनसाइड R की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंदर R की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी कैपिटल R। इसका मतलब ऑन दी सरफेस जब मैंने R को कैपिटल R पुट किया था, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर आपके किसी क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होती है जब R की वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपिटल R के बराबर। ये है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो याद रखेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस के ऊपर होती है, और अगर आउटसाइड हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे ग्राफ भी बना के दिखा दीजिए, किस किस के बीच में, मुझे ग्राफ बना के दिखा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, इधर डिस्टेंस थोड़ा सा नोट कर देता हूँ ग्राफ, क्योंकि तीनों केस मुझे डिस्कस करने हैं यहाँ। ओके, सेंटर के ऊपर तो क्या होगी, सेंटर के ऊपर तो 0 हो गई। चलिए अब मैं एक तो पॉइंट ले लेता हूँ R इक्वल टू कैपिटल R के ऊपर, और ये आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, R ग्रेटर देन ये, और पीछे वाला क्या होगा, R आपका लेस देन कैपिटल R, और ये 0 से शुरू, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, डॉट बना लेते हैं। जब तक आपका पार्टिकल अंदर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। R के ऊपर जब R की वैल्यू कैपिटल R होगी उस केस में क्या होगा, चाहे यहाँ भी पुट करें ना, वही रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सी वैल्यू कहाँ होती है बच्चे, मैक्सी वैल्यू तो बच्चे आपको पता लग गई सरफेस पे होती है। उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, आपका ग्राफ इस तरह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लीजिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान से इस ग्राफ को कर लीजिएगा। ओके, एक नोट बना के एक बात जरा ध्यान से रखिएगा दिमाग में, क्या आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी सॉलिड सिलेंडर की, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टर, does not
डिपेंड अपॉन नेचर। भाई अगर हम आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर बात करें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब आपका सिलेंडर कैसा है, वो थिक है, थिन है, सॉलिड है, होलो है, ठीक है, होलो है, एज वेल एज रेडियस के ऊपर, एज वेल एज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, एज वेल एज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अगर हमारा पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना तो नेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि वो थिक है, थिन है, सॉलिड है, होलो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटसाइड के केस में हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ जी, समझ आई ये वाली एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर मूव करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ तो बच्चे मैंने एक सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर, अंदर से भी ये सॉलिड था, ठीक है। अब हम होलो के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा होलो के लिए कैसे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल होलो के लिए। तो चलिए मैं आपको कह रहा था नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है बेटा, मैं अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा। कहाँ पे, मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा होलो सिलेंडर का, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो पिछले केस में सॉलिड के लिए बात की थी, बाकी एप्लीकेशन में मैं एक होलो के लिए बात करूँ। तो चलिए एक हम करते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर मान लीजिए, एक होलो सिलेंडर मान लीजिए, ये लीजिए एक होलो सिलेंडर मान रहा, ठीक है। ये सिलेंडर बच्चे मेरा होलो है, ठीक है। थोड़ा होलो बनाते हैं इसे, होलो का मतलब इसके अंदर वाले सरफेस को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ तो आपको पता लगेगा, ठीक है जी। ऐसे तो लीजिए होलो आपका मैंने एक क्या दिखा दिया है, मैंने आपका एक होलो आपको एक सिलेंडर दिखा दिया है। ये है इसकी एक्सिस, मुझे इसके इन्फिनिट लॉन्ग है, ये करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। चलिए अब मैं और पैरामीटर मानने जा रहा हूँ। इसकी इनर, ठीक है, इसकी इनर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस ए है, आउटर रेडियस कितनी है, बी है। इनर रेडियस ए मान ली, आउटर रेडियस बी मान ली, मैंने इनर जो आपके सरफेस है। अगर आपका डिस्टेंस क्या है, मतलब मैं आपके वेरियस केस ले रहा हूँ। चलिए सबसे पहले केस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका डिस्टेंस क्या है, आपका डिस्टेंस ए और बी दोनों से छोटा है, मतलब ये तो बच्चे देखिए ये तो आपका होलो है ना, यहाँ से तो सॉलिड होगा, अंदर से होलो होगा। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, अगर आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फॉर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, मान लीजिए आर के ऊपर लाई कर रहा है, सच दैट जो आपकी आर की वैल्यू है वो ए और बी दोनों से छोटी हो, ठीक है। इसका मतलब अंदर लाई करके, अंदर तो फ्री स्पेस है, ठीक है। फ्री स्पेस में से बचे, देखिए अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूँ तो करंट तो बचे, देखिए करंट हमने माना तो ये, लेकिन करंट तो सरफेस के लॉन्ग ही मूव करता है, यहाँ से ही मूव करेगा, तो अंदर बचे कोई करंट ही नहीं मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, जीरो ही आएगी। तो अंदर से तो होलो होता है, होलो होने के कारण आपका जो भी होलो होने के कारण बचे आपका, मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ ना दिखा के करंट यहीं से दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ मत दिखाइए, मत कभी समझ आएगा इसमें। लीजिए यहाँ करंट तो सिर्फ सरफेस से पास होता है, तो अगर आपके आर की वैल्यू आपकी कहाँ है, आर की वैल्यू ए और बी दोनों से कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, श्योर है इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, श्योरली जीरो। मान लीजिए इसको B1 का नाम दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड के ऊपर मैंने अभी बताया आपका सिलेंडर चाहे होलो हो, सॉलिड हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, आउटसाइड का रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R such that
आपकी, ठीक है, फॉर ए पॉइंट सच दैट अगर आपकी क्या है बच्चे, आर की वैल्यू ए और बी दोनों से ग्रेटर देन हो, मतलब बी से ग्रेटर देन है तो बाहर ही होगी। अगर बी से ग्रेटर देन है तो वही रिजल्ट आएगा जो आपको अभी निकाल के दिखाया था, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, बाहर लाई कर रहे हैं तो आर हो गया। ये लीजिए, अगर आपका पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो ये है आपका आंसर। अब कहाँ पे कर रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में ले लीजिए, ए और बी के बीच में, यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। फॉर ए पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे बचे, फॉर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर सच दैट आपकी आर की वैल्यू क्या है, ए से तो ग्रेटर देन हो लेकिन बी से क्या हो, कम हो। मतलब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया जिसका डिस्टेंस कितना है, आर मान लीजिए, आर की वैल्यू ए से ग्रेटर देन हो, बी से कम हो। तो चलिए अगर मैं एम्पीरियल लूप बनाऊँ तो इस लूप में से सारा करंट तो जाएगा नहीं, सबसे पहले इसमें से जो करंट जाएगा वो निकालना पड़ेगा। इसमें से जो करंट जाएगा उसे आई डैश का नाम दीजिए। आई डैश कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल करंट को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे निकालूँ, पाई, हाँ जी, पाई आर स्केयर, मतलब पाई आर स्केयर होता है। तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दीजिए, आउटर बी थी, इनर ए से, उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका निकालने जाते हैं, मतलब आर में से ए को माइनस पाई आएगा ना, पाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर, तो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आई डैश की वैल्यू ये है। अगर आई डैश की वैल्यू ये है तो आप इस पॉइंट को, इसको P3 का नाम दीजिए। बाकी तो मुझे आपका सेम वैसे ही मूव करेगा, देखिए कैसे आपको लगा के दिखा दें, लीजिए B3, चलो जो भी रिजल्ट आएगा उससे B3 का नाम दे रहा हूँ मैं, इसे ACL का यूज़ कर रहा हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। ACL का यूज़ करूँ तो बच्चे देखिए BTL के बीच में तो एंगल वही आपका कोस 0 डिग्री का ही आएगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, B बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चे, DL की इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, DL की इंटीग्रेशन मतलब 2 पाई आर आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया बच्चे म्यू नॉट आई डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देना, क्या है, आई आर स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी मैं उसे बी का नाम दूंगा, इसे 2 पाई आर को नीचे ले आएगा, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये लीजिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर आपका पॉइंट कहाँ लाई कर गया, अंदर लाई कर गया। और अगर मैं कहूँ चलिए मुझे ऑन दी एक्सिस भी बता दीजिए, हाँ जी, अगर मैं कहूँ आपको मुझे ऑन दी एक्सिस के ऊपर आर की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ऑन द एक्सिस अगर एक्सिस के ऊपर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है जी, हाँ जी, पता लगा, ठीक। तो बच्चे अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे एक ग्राफ भी बना के दिखा दीजिए, ग्राफ किस किस के बीच में, होलो के केस में भी मुझे आप ग्राफ बना के दिखाइए बी और आर के बीच में, ठीक है। ये है बच्चे मेरा वो पॉइंट जहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर के मतलब सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर के बराबर होगी, यहाँ पे 0 से शुरू होगी। चलिए अब जरा देखिए, ठीक है। अब बच्चे जरा देखिए, आउटसाइड के लिए तो सेम है, आउटसाइड के लिए तो मुझे पता है, आउटसाइड के लिए तो ग्राफ ऐसे ही आपका डिक्रीजिंग ग्राफ से ही बनेगा। इनसाइड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इनसाइड के ऊपर हम बात करें। इनसाइड के ऊपर भी बच्चे देखिए, अगर हम इनसाइड के ऊपर बात करें, ठीक है, आपकी इनसाइड के ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ आर ना हमें ए के बराबर शुरू कर देना चाहिए था। चलिए इनसाइड के ऊपर एक्सिस के ऊपर तो 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद देखिए अगर इनसाइड पे तो 0 होगा तो श्योर, ठीक है। एक पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मैं ना यहाँ ए और बी मानी थी, तो चलो ए से शुरू कर देते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, आर की वैल्यू ए है। बच्चे देखिए, जहाँ अगर मेरे आर की वैल्यू ए के बराबर हो गई, यहाँ ए जरा पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, 0, यानी ए से पहले, जब तक ए से पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, यहाँ तक तो आएगी। जैसे आप ए के बाद चले जाएंगे, मतलब आपकी वैल्यू ए से ग्रेटर देन होगी, ए से ग्रेटर देन होगी तो बी और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो ये लीजिए आपका इस केस में आपका ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। ध्यान से दोबारा बताऊं बच्चे, देखिए सेंटर पे तो 0 ही होगी, वो तो श्योर है। जब तक आपका आर की वैल्यू ए से कम है, ठीक है, ए से कम है, फाइनली ये मान लो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, मतलब जब तक आप ए से कम है तब तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगी, और उससे ऊपर आपके बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही हो जाता है। तो इस तरह बच्चे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका ग्राफ बना के दिखा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करें। एक छोटी सी डेफिनेशन दूंगा आपको, जो है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसे बच्चे MMF से भी लिखा जाता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। कई बार बच्चे एक नंबर की डेफिनेशन आपके लिए यूजफुल है तो बता दी जाती है। एस, हाँ जी, पार्ट्समेंट ला, सॉरी एम्पियर, आपके एम्पियर सेक्टर ला के अकॉर्डिंगली एस BDL इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट समीशन आई। यही था ACL के अकॉर्डिंगली। ओके, अगर मैं एक रिलेशन बताऊँ, वेयर ये जो B होता है, ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, वेयर B किसके बराबर होता है, म्यू नॉट H। ये H क्या चीज़ है, H होती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलिए या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, एज यू विश, इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्सटर्नल फील्ड आपके मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच लिखा जाता है। ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले में जो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया, अगर इस फॉर्मूले में मैं बी की जगह ये पुट कर दूँ, क्या, म्यू नॉट एच इंटू डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट समीशन आई। म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, अगर म्यू नॉट कैंसिल हो जाए तो आपके पास क्या आएगा बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच ओवर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। ठीक है, ये एच आपका, ये एच ही क्या कहता है, ठीक है, अगर आपकी एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग, आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ ये वाली जो टर्म है एच, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच और आपके डी एल, यही कहलाती है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इसी टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, यही है आपका मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है जी, पता लगा बच्चे, एक छोटी सी इकाई था। अब एक आपका बच्चे क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्या है, एक आपको मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर दे देते हैं। ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर कीजिए, उसकी रेडियस है, सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। करंट जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है वो है 3 एम्पियर का। करंट इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सॉलिड है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और लेटिव परमिविटी की वैल्यू दे रखी है, लेटिव परमिविटी मतलब म्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपके मटेरियल के लिए आपकी 1000। ये डाटे दे रखे हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बच्चे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे निकालनी है वो आपके मटेरियल के अंदर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर वाला आपका केस लगेगा, और इनसाइड के लिए आपने बात करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जब आपका पॉइंट इनसाइड लाई करता हो, क्या था बच्चे, म्यू नॉट। ठीक है, लेकिन आपको पता है म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, उसकी क्या दे रखी है, रिलेटिव परमिविटी की वैल्यू दे रखी है, म्यू आर की वैल्यू दे रखी है। तो जब आप मटेरियल के अंदर होते हैं तो आप म्यू नॉट की जगह म्यू यूज़ करते हैं, और म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, आप मटेरियल के अंदर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर काम हो रहा है, सिलेंडर के अंदर है पॉइंट, तो बी के लिए फार्मूला म्यू की जगह, वैसे तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ म्यू नॉट लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, म्यू नॉट म्यू आर लिखिएगा, मटेरियल के अंदर काम कर रहे हैं, इंटू आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपको, आई की वैल्यू दे रखी है, आर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना, ये कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है, पुट कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। आसान है न्यूमेरिकल इसके, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चे द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है, पहले तो हम आपको ये बताते हैं सोलेनॉइड क्या चीज़ है। बच्चे सोलेनॉइड इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, एक ऐसा पीस ऑफ इक्विपमेंट जिसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, इसे आप सोलेनॉइड का नाम देते हो। सोलेनॉइड क्या है, कैसे डिफाइन करना है वो बताता हूँ। एक सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ, a solenoid consists of
एन इंसुलेटिंग long wire closely wound in the form of helix ठीक है. its length is very large as compared to its diameter. तो क्या है सोलेनोइड, जरा ध्यान सुनिएगा. सोलेनोइड एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. है क्या, एक सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. आपकी कनेक्टिंग वायर को इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग होता है ना बेटा, उस फॉर्म में इस तरह बाउंड कर दिया जाता है. इसी अरेंजमेंट को बच्चे आपके सोलेनोइड का नाम दिया जाता है. तो सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग, जो है तो एक कंडक्टर की बनी होती है लेकिन इंसुलेटेड, यानी एक टर्न दूसरी टर्न से टच नहीं करेगी. बाउंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ये हेलिक्स अरेंजमेंट है. इसकी जो भी लेंथ होती है वो उसके एरिया वो उसके डायमीटर के कंपेरिजन में क्या होगी, बहुत ही आपकी लार्ज होगी. लीजिए ये रहा बच्चे मैंने एक सोलेनोइड. मान लीजिए एक सोलेनोइड जिसके अंदर आपका करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बच्चे क्या कर रहा है, लीव कर रहा है. चलिए सोलेनोइड के बारे में समझते हैं, ये किसका बच्चे आपका काम करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये डील करेगा. तो चलिए सोलेनोइड की ओर मूव करते हैं. तो मेरा एम है मैग्नेटिक फील्ड निकालना इससे. ठीक है, तो लीजिए करंट की डायरेक्शन दिखाओ. तो यहाँ से इन है, यहाँ से आउट, यहाँ से फिर दोबारा इन, ऐसे. तो ऐसे आपके हर एक लूप के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चे क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कंसिडर करने जा रहा हूँ. मैं क्या करता हूँ बच्चे, ठीक है, मैं इसको एक दोबारा इसकी एक नई फिगर बना के दिखाता हूँ. मैं इसे बच्चे ऐसे बनाने देता हूँ. देखिए मैं इस फिगर को इक्विवेलेंट फिगर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए. देखिए कैसे क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ. बच्चे देखिए, अगर मैं करंट की, देखो सोलेनोइड में यहाँ से तो करंट ऊपर से आ रहा है, नीचे से वापस जा रहा है, ऐसे हो रहा है. यहाँ पे बच्चे मैं ये शो कर रहा हूँ, ये ऊपर बना लीजिए डॉट का मतलब ऊपर से करंट ऐसे आ रहा है, और नीचे बना लीजिए क्रॉस, नीचे क्रॉस करके वापस जा रहा है. डॉट क्रॉस, ऊपर डॉट बनाएंगे, नीचे क्रॉस दिखाएंगे. नीचे ये क्या है, क्रॉस दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब करंट ऊपर से आ रहा है, नीचे ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट रिवॉल्व कर रहा है. ठीक, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो बच्चे देखिए सभी लूप, ये देखिए एक सोलेनोइड के अंदर क्या है, आपके सर्कुलर लूप बन रहे हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप हैं. हर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओगे तो हर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी. हर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. और आपको ये भी पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को ओबे करता है, जिसके कारण इसके अंदर जितने भी करंट एलिमेंट है सभी की मैग्नेटिक फील्ड सेम होने के कारण सभी की मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐड हो जाती है, जिसके कारण बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इनसाइड द सोलेनोइड. ठीक है, तो आपकी इनसाइड द सोलेनोइड आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक, ओके. अगर मैं बात करूं आउटसाइड के पॉइंट की, जैसे इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, अगर आउटसाइड के ऊपर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ किसी भी दो टर्न के लिए देखिए, यहाँ करंट नीचे आ रहा है तो यहाँ करंट ऊपर जाता है, जिसके कारण अगर मैं किसी आउटसाइड पॉइंट के ऊपर बात करूँगा तो एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे दूसरे वाला टर्न क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है. तो एक आपके सोलेनोइड के अंदर ही आपकी स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है. आउटसाइड तो इसके नेग्लिजिबल आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है. क्यों होती है, क्योंकि आउटसाइड के ऊपर बात करूँ, एट द आउटसाइड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न इज कैंसल बाय इट्स नेबर. ठीक है, टर्न. तो एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके नेबर में जो कोयल है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी. चलिए मैं करना चाहता हूँ आपके ACL का यूज़ करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू निकालना. मैंने एक फिगर बनाई, मैंने अभी आपको बताया बच्चे. इनसाइड तो अगर मैं बात करूँ इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. ये लीजिए आपकी इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये लीजिए मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी. इनसाइड तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, मैं ACL लगाना चाहता हूँ. ACL लगाते हुए बच्चे मैं क्या करता हूँ, एक आपका बच्चे क्या करने जा रहे हैं, एक लूप मान लेते हैं. लीजिए मैंने एक लूप मान लिया यहाँ पे. मैं इस लूप के ऊपर आपका ACL मतलब आपका एम्पियर करंट लूप आपका लगाना चाह रहा हूँ, एम्पियर सेक्टर लॉ लगाना चाह रहा हूँ. इस लूप को नाम दे दीजिए ABCD का. ठीक है, ABCD का इसको नाम दे दीजिए. इसकी लेंथ
जो लेंथ है उसे नाम दे दीजिए ए, ब्रेड को बी का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, लीजिए मैंने इस तरह बना दिया, इसकी ब्रेड को क्या नाम दे दीजिए, बी का नाम दे दीजिए। ये है इसकी ब्रेड, तो इस लूप की ब्रेड को बी का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ मैंने क्या किया, एक सोलनॉइड के बच्चे पूरी सोलनॉइड के अंदर तो काम नहीं किया, सोलनॉइड के एक पार्ट के अंदर काम किया। ठीक है, लेट सबसे पहले लेट कर लीजिए एन को। एन क्या है, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं एन का यूज़ करूँगा तो एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो है आपका स्मॉल है। चलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यूज़ करने जा रहा हूँ यूजिंग ACL, आपके एम्पियर सर्किल लॉ को यूज़ करने जा रहा हूँ। करें ठीक, एम्पियर सर्किल लॉ, अगर इस लूप के लिए एम्पियर सर्किल लॉ लगाऊँ तो क्या बनेगा, एम्पियर सर्किल लॉ ओवर द क्लोज सरफेस ABCD इज इक्वल टू B डॉट DL इंटू जो भी करंट म्यू नॉट, जो भी करंट जा रहा है, मान लीजिए इसमें से करंट जा रहा है आई ही जा रहा है, आई अगर करंट जा रहा है तो लीजिए मैंने आई ही लिख दिया है। इस लूप के कितने पार्ट बन गए, अगर मैं इस लूप के 4 पार्ट बनाऊँ तो इस टर्म को बचे मैं क्या लिख सकता हूँ नाउ, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ABCD BDL किसके बराबर है बच्चे, इट इज़ इक्वल टू A टू B। ठीक है, A टू B BDL, A से B, B से C, C से D और D से दोबारा A। आगे लूप के ऊपर ये आपकी लूप कंप्लीट हो गई, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन से वाला, B से आपका कौन से वाला बचे, B से C, ठीक है, और A से B। सबसे पहले तो A से B वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट A से B, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्ट DL इधर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो रही है, तो इस पार्ट में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। BC वाले में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वाला पार्ट सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। एंगल कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। इस CD वाले पार्ट में फिर दोबारा एंगल 90 डिग्री का बन गया, और आपके लास्ट वाले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ही आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अगर ये सारे पॉइंट आपको पता हैं तो चलिए रिड्यूस कर दीजिए। एक तो बचे 90 एंगल होने के कारण ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसी के इक्विवेलेंट है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ABCD B/DL किसके इक्विवेलेंट है, सिर्फ B से C BDL के बराबर है। ठीक है जी, इसी के बराबर होगी, बिल्कुल है, इसी के बराबर ही होनी चाहिए थी। ओके, इसे सॉल्व किया जाए आगे। ओके, B दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हुआ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री का था, तो मैं इसे लिख सकता हूँ B कांस्टेंट है, बाहर ले लूँगा, DL को 0 डिग्री तो 1 ही होता है। अगर DL को जोड़ दूँ, सारी लेंथ को जोड़ दूंगा तो सारी की टोटल लेंथ मिल जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, A के बराबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ B इंटू A के बराबर। ठीक है, B इंटू A के इक्विवेलेंट इसे मैं लिख सकता हूँ। चलिए इसे आप चाहे इक्वेशन पर फर्स्ट का नाम दे दीजिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो सोल्व कर लिया, अभी तो मुझे सेकंड आपकी निकालनी है। हाँ, इसको बच्चे मैंने आई लिख दिया, इसको समीशन आई। भाई आपकी हर टर्न में से आई करंट तो था, लेकिन हर करंट आपकी हर टर्न में से आई जा रहा है, तो टोटल आई निकालना पड़ेगा। अब क्या करने जा रहा हूँ, मुझे निकालना है सबसे पहले समीशन आई को, टोटल करंट कितना गया। भाई अगर एक टर्न में से आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न में से कितना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्न निकाल लें। इस लेंथ में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न आएंगी, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने n माना था, n था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n है, तो टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ थी a। अगर एक यूनिट लेंथ में n है तो a लेंथ में कितनी होगी, a इंटू n होगी। अगर एक टर्न में से आई करंट जा रहा है तो इतनी टर्न से कितना जा रहा होगा, इसे आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समीशन आई किसके बराबर होगा, दोबारा सुनिए, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n है तो टोटल लेंथ a में कितनी होगी, a इंटू n। अगर एक टर्न में से आई करंट जा रहा है तो टोटल में से कितना जाएगा, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी समीशन आई किसके बराबर है, a n i के बराबर है। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों कर दी। ठीक है, ये समीशन आई ऐसे लिख देते हैं। इसे आप क्या कीजिए, आप अपने ACL में यूज़ कर दीजिए। अगर मैं इसे ACL में यूज़ करूँ, देखिए
1 का यूज़ करूँगा तो ये टर्म किसके बराबर आ गई बच्चे, b इंटू ए के बराबर आ गई। और अगर मैं इस साइड का यूज़ करूँगा तो म्यू नॉट ए एन आई के बराबर आ गया। ए से कैंसिल हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लीजिए एक सोलेनोइड के अंदर, एक सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है, और उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। ये एन का मतलब क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अगर बच्चे मैं इसे क्या लिखना चाहूँ, अगर मैं इसे टोटल नंबर ऑफ टर्न की फॉर्म में बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्न किसके बराबर होता है, एन इंटू जो भी टोटल लेंथ होगी सोलेनोइड की, ठीक है। तो टोटल लेंथ यानी एक यूनिट लेंथ में जितनी टर्न्स होंगी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप एन को कैपिटल एन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये पुट कर दीजिएगा, मतलब म्यू नॉट एन, ठीक है, आई अपॉन एन। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए अब क्या है बच्चे, अगर एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, वैसे मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा। अगर मुझे कहा जाए कि सोलेनोइड के एंड के ऊपर, जैसे एंड के ऊपर, याद रखना सोलेनोइड के एंड्स पॉइंट जो होते हैं दोनों ओर, उन पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बीच में वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है, उससे हाफ रह जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा, वैसे मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको शो भी कर दूंगा, तो मेडिकल्स के लिए इसे याद रखिएगा। ओके गाइस, मैंने आपकी बच्चे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी फाइंड आउट करके दिखाई एक सोलेनोइड के कारण, ठीक है। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने के बाद चलिए एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड के साथ हम डील करने जा रहे हैं। पहली बात की फाइनाइट साइज, आपकी फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड क्या होती है। एक ऐसी सोलेनोइड जिसकी लेंथ और डायमीटर, जिसकी लेंथ और डायमीटर एक दूसरे के कंपेरेबल होगी, ऐसी सोलेनोइड को हम क्या नाम दे सकते हैं, एक फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड का नाम दे सकते हैं। ये है बच्चे एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड, जिसके अंदर यहाँ बच्चे मैंने डॉट बनाया, डॉट का मतलब करंट ऊपर से आ रहा है, नीचे क्लोज ऐसे जा रहा है, वैसे है सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के एंड के ऊपर, सोलेनोइड के अंदर बहुत सारी सर्कुलर टर्न होती है, तो लीजिए मैंने एंड के ऊपर 2 टर्न माना, इसे एंड 1 का नाम दे दीजिए, इसे एंड 2 का नाम दे दीजिए। आपको याद होगा अपने बायट सर्किट लॉ के अंदर मैंने एप्लीकेशन करवाई थी एक करंट कैरिंग कोयल के कारण। मान लीजिए करंट कैरिंग कोयल है जिसके अंदर करंट ऊपर से ऐसे नीचे से वापस जा रहा है, तो करंट कैरिंग कोयल की एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चे एक कोयल ये बन रही है, एक कोयल ये बन रही है, बीच में एक पॉइंट मान लीजिए पी, जो यहाँ पे एंगल बना रहा है θ1 और इसके साथ एंगल बना रहा है θ2। तो मैं एक्सियल लाइन वाला, वही आपका बच्चे क्या करने जा रहा हूँ, एक्सियल लाइन वाला केस ले रहा हूँ। एक एंगल तो बच्चे आपका, क्योंकि आप एंगल हमेशा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है, लेकिन ये एक्स के साथ बना हुआ है, तो जो भी एंगल है आपको उसके अंदर, यहाँ पे उसके अंदर साइन होता है, तो 90 माइनस θ1 लिखोगे तो cos θ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल इधर है, दूसरा एंगल बच्चे क्योंकि यहीं से बन रहा है, आपका एंगल तो इधर से लेना चाहिए था, नीचे से लेना चाहिए था, ओके। तो ये दोनों एंगल सेम एक्सिस से बने हुए हैं, तो एक एंगल प्लस होगा, तो आप एक आपकी क्वांटिटी, एक देखिए इस कोयल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, इसके लिए क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसलिए दोनों को सोल्व करोगे तो इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट कुछ मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने आपकी उसी आपकी जो करंट कैरिंग सब आपकी रिंग होती है उसके एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले से लिखती है। अब बच्चे क्या है, आपके θ1 और θ2 दोनों सेम सेंस में जा रहे हैं, ये भी इधर से इधर जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे फाइनाइट लेंथ के लिए जो बच्चे ये फॉर्मूला आपका बन गया है। अगर आपकी इन्फानाइट लेंथ, अगर मैं कहूँ आपकी लेंथ कैसी है, इन्फानाइट है, इन्फानाइट लेंथ सोलेनोइड है। अगर आपकी लेंथ कैसी है बच्चे, इन्फानाइट लेंथ सोलेनोइड है, ये एंड हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपकी लेंथ कैसी है, इन्फानाइट लेंथ सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड की लेंथ क्या है, इन्फानाइट। इन्फानाइट लेंथ क्या होती है बच्चे, अगर आपकी जो आपकी सोलेनोइड की लेंथ उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज हो, उस केस में बच्चे हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो सोलेनोइड है वो इन्फानाइट लेंथ की सोलेनोइड है। अगर आपकी लेंथ इन्फानाइट लेंथ की हुई तो उसमें 2 केस बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 केस कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक फील्ड एज, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट which is well inside the solenoid, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो वेल इनसाइड द सोलेनोइड है, ठीक है जी। अगर वेल इनसाइड द सोलेनोइड है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक। कैसे डिस्कस करें इसको, चलिए देखते हैं।
चलिए, अगर आपकी क्या है बच्चे, एक सोलेनोइड क्या है, आपकी सोलेनोइड क्या है, इन्फिनिट लेंथ की है, मतलब ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करिए। अगर ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड, अगर ये इंक्रीज होती गई बच्चे, तो ये एंगल डिक्रीज होता रहेगा। जैसे आपकी ये वाली लेंथ इन्फिनिटी होगी तो एंगल जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जैसे आपकी सोलेनोइड इन्फिनिटी होगी तो ये एंगल जीरो बन जाएगा। अगर आपका पॉइंट बैलेंस साइड हुआ तो ये एंगल जीरो होगा, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अपने ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसमें θ1 को तो 0 डिग्री पुट कर दीजिएगा, और θ2 को कितना पुट कर दीजिएगा, 180 डिग्री। समझ आया बच्चे कैसे? बच्चे देखिए, एज्यूम कीजिए इसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहे हैं हम सोलेनोइड की लेंथ। जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये एंगल बच्चे और डिक्रीज होता रहेगा। जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो एंगल जीरो हो जाएगा। ये वाला एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे देखिए इंक्रीज होता रहेगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री का हुआ, क्योंकि ये दूसरे के साथ बन रहा है, तो ये भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री का बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, θ1 0 डिग्री पुट करना है, कोस 0 डिग्री क्या होता है बेटा, 1 माइनस कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1 ये +1 हो गया, तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसर, मेरा आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई। ये लीजिए, एक सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, आपको पहले भी प्रूव करके दे चुका हूँ। अब क्या है बच्चे, बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ एक्सियल एंड। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ एट बोथ एक्सियल एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड के किसी भी सोलेनोइड के एंड के ऊपर, मतलब ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। एक तो आपकी क्या कहें बच्चे, इन्फिनिट लेंथ सोलेनोइड का केस है, और पॉइंट बी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दीजिए। अगर ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो ये एंगल बच्चे आपका कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? देखिए, अगर ये यहाँ से मान लीजिए बी पॉइंट को मैंने क्या किया, आपके एंड के ऊपर से आपके सेट कर दिया। अगर ऐसा किया, ऐसा करने से बच्चे क्या होगा, जब देखिए, तो जैसे जैसे बच्चे ये पॉइंट आगे जाता जाएगा, ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही इन्फिनिटी पे हुआ तो ये एंगल कितना अप्रोच आएगा, θ1 तो बच्चे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, अगर एक 90 है, दूसरा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 180 डिग्री का। यानी अगर मैं किसी भी बोथ एंड्स के ऊपर बात करूँ तो θ1 तो हो गया बच्चे मेरा 90 डिग्री का, और θ2 कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर ऐसा हुआ तो बी का फार्मूला दोबारा इम्प्लीमेंट कीजिएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 एन आई, कोस 0 डिग्री, कोस θ1 कोस 90 डिग्री 0 होता है, खत्म हो गया, कोस 180 डिग्री -1 का +1, तो लीजिए मेरा आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब एक एंड के ऊपर, एक सोलेनोइड की एंड के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपकी इनर वाली जो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है बच्चे, हाफ होती है, ठीक है, समझ आया बच्चे यहाँ पे? ठीक है ना बच्चे, एंगल में कंफ्यूजन मत लेना। जैसे देखो, ऐसे एज्यूम कर लो, इस पी पॉइंट को धीरे धीरे करके यहाँ पे ले आओ। जैसे ही पी पॉइंट एक एंड के ऊपर आएगा तो ये एंगल θ1 कितने डिग्री का होगा, आपने तो यहीं से लेने, एक एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे ही पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो एक इसके साथ एंगल, क्योंकि आपने तो इसके साथ एंगल लेना था, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिट लॉन्ग है, दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, अगर एक 90 डिग्री का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो लीजिए, मैंने इस तरह प्रूव कर दिया कि एक सोलेनोइड की एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के हाफ होती है। याद रखना इस रिजल्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए मुझे ग्राफ बना के दिखाइए, किस किस के बीच में, मुझे आप ग्राफ बना के दिखाइए, बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और किसके बीच में ग्राफ बनाइए, डिस्टेंस के बीच में आप ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इसके इनसाइड, या ऐसा करते हैं लेंथ के बीच में, जैसे मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, आपकी सोलेनोइड की टोटल लेंथ L मान लीजिए, ठीक है। तो लीजिए मैं L के साथ इसका ग्राफ बना देता हूँ। मैंने आपको बोला एंड के ऊपर, जैसे आपकी लेंथ, अगर L टोटल लेंथ है, बिल्कुल सेंटर से अगर पार्ट करूँ तो 2 पार्ट हो जाएंगे। इधर आपकी लेंथ ले लीजिए L/2, तो इधर भी आपकी लेंथ कितनी होगी, L/2। ये दोनों आपके एंड पॉइंट होंगे। ये क्या है बेटा, एंड पॉइंट है, ठीक है। सेंटर में तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेंटर में तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एकदम कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होती है। लेकिन आपके एंड पॉइंट के ऊपर आते कि उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो इस तरह बच्चे आपका ग्राफ, उसके बाद डिग्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह बच्चे आपका एक रिलेशन ग्राफ बनेगा बी और
डिस्टेंस के बीच में इन केस ऑफ सोलेनोइड। चलिए सोलेनोइड के बारे में बताया, और इसी जैसा एक और आर्टिकल है सोलेनोइड की एक और फॉर्म भी है बच्चे, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो टोरॉइड की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये भी आपकी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, एम्पियर सेक्टर लॉ लगा के सोल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोरॉइड से। वैसे टोरॉइड क्या होती है, टोरॉइड को एंडलेस सोलेनोइड भी बोला जाता है। तो होती क्या एक टोरॉइड, चलिए पहले टोरॉइड को बता देते हैं। अगर मैं बताऊं एक टोरॉइड क्या होती है, एक टोरॉइड कैन बी कंसिडर एज ए रिंग शेप क्लोज सोलेनोइड। एक रिंग शेप क्लोज सोलेनोइड होती है, और इसे क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एंडलेस सोलेनोइड। इसे एंडलेस सोलेनोइड का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके एंडलेस सोलेनोइड, अगर मैं भी इसके ऊपर क्या करना चाहता हूँ, मैं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए एक टोरॉइड के कारण। चलिए पहले फिगर बना के दिखाते हैं टोरॉइड कैसे दिखता है। एक आपकी होलो रिंग ले लीजिए, ये रही बच्चे एक रिंग, या एक रिंग ले लीजिए, ये रही रिंग। इसके ऊपर क्या कीजिए, आप कनेक्टिंग वायर को आप इसके ऊपर बाउंड कर दीजिए। कैसे, इस फॉर्म में बाउंड कर दीजिए, ऐसे टाइटली इससे ऊपर ऐसे बाउंड कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये है टोरॉइड। करंट मान लीजिए आई एंटर कर रहा है, तो आई ही लीव कर रहा है। ठीक, एक पॉइंट बचे बिल्कुल, ये तो सेंटर है। ठीक है, मैं इसके अंदर 3 लूप के ऊपर बात करूँगा। एक तो ये वाले पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, एक बचे मैं एक लूप यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ बीच में, और एक बचे बाहर मार रहा हूँ। टोरॉइडल को बच्चे एंडलेस सोलेनोइड का नाम भी दिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे सेंटर ओ के ऊपर, मतलब ये जो पहला पॉइंट है सेंटर, ठीक है, इस ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इस ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। ये स्पेस के अंदर मान लीजिए कोई मैं लूप मान लेता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं इसे मान लेता हूँ लूप 1, बीच वाले को मानता हूँ लूप 2, इसको मानते हैं लूप 3। लूप फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं आपका यूजिंग ACL यूज़ करूँ, ठीक है, यूजिंग ACL, ये लूप फर्स्ट के लिए जो आपकी वेल इनसाइड है, लूप फर्स्ट के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट ही नहीं है। करंट ही नहीं है, आपका देखिए मैंने ऐसे दिखाया ना बच्चे आपको, आपके एक तो बच्चे देखिए एक ऐसे रिंग है, मैं थोड़ा सा वाइट करके दिखाता हूँ, ये रही बच्चे आपकी रिंग, इसके ऊपर वायर बाउंड थी। ठीक है, वायर कैसे है, ये लीजिए, इसके ऊपर वायर, मैं दोबारा फिगर बना रहा हूँ, इसके ऊपर वायर इस तरह बाउंड है, ये लीजिए, करंट ऐसे जा रहा था, जाने दीजिए करंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक तो बच्चे लूप मान ली यहाँ पे, इसे फर्स्ट का नाम दे दीजिए, एक लूप पीछे मानी और एक लूप थर्ड के ऊपर मानी, बाहर मानी। अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी, हो गया। बाहर के लिए लूप थर्ड का नाम देते हैं, बाहर वाली लूप थर्ड है। लूप थर्ड के लिए बात करिए, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी। क्यों 0 होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आउटसाइड भी एक सोलेनोइड के आउटसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बीच में, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बीच में तो आपकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी, इस केस में है तो ये भी एक सोलेनोइड, इसके केस में भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा, B = μ0 Ni के इक्विवेलेंट ही आएगा। इसके अंदर अगर मैं n की बात करूँ तो n क्या चीज़ होगी, आपकी हुई नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितनी, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न है n, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ये तो सर्कल है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी r, ये जो बीच में कोई लाई करे इसकी रेडियस कितनी, मान लीजिए r, टोटल लेंथ कितनी होगी, n/2πr। ठीक है, 2πr। अब अच्छे कई बार ऐसा हो सकता है हम क्योंकि बीच में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनर रेडियस आपकी सोलेनोइड आपकी, इसके अंदर क्या होता है, टोरॉइड में 2 रेडियस होती है ना, एक तो इनर रेडियस हो गई R1 मान लीजिए, आउटर रेडियस को R2 मान लीजिए। तो R कौन सा लीजिए, R की जगह RM ले लीजिए, RM होगा इनका मीन। RM क्या है बेटा, मीन ले लेना, R1 + R2/2। जो भी 2 रेडियस दे रखी है उसका आप क्या ले लीजिएगा, उसका मीन ले लीजिएगा। मीन लेने से आपका ये लीजिए, तो n की वैल्यू पता लग गई। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न को मैंने टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो मेरी n की वैल्यू निकल आई। ओके, अगर मेरी n की वैल्यू निकल गई, यहाँ R1 R2 क्या है, अगर मैं आपसे R1 पूछूँ तो ये इनर रेडियस होगी, ये कौन सी होगी मेरी R2 क्या होगी, आउटर रेडियस होगी। तो बिल्कुल सेम फार्मूला वही है आपका,
मैग्नेटिक फील्ड था भाई, है तो ये भी एक सोलेनोइड, तो लीजिए मैंने इसी का यूज़ करके मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के तीनों के आउटसाइड भी निकाल के दिखाए और इनसाइड भी, और बिल्कुल बीच में मुझे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल आपके डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद द सोलेनोइड। तो ही फॉर्मूले बताए आपके सोलेनोइड के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर मैं एंड के ऊपर बात करूँ, एट द एंड ऑफ ए सोलेनोइड, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इससे हाफ हो जाता है। टॉरॉइड के लिए भी बच्चे ये फॉर्मूला इसी के बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड का निकालना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। आपके बच्चे आपके पास दे रखा है एक आपकी क्लोजली माउंट एक सोलेनोइड दे रखी है जिसकी लेंथ मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है, लेंथ है उसकी 80 सेंटीमीटर। उसके अंदर क्या है अपना 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं आपकी टर्न की, 5 लेयर ऑफ बाउंडिंग है, और हर एक लेयर के अंदर आपकी कितनी टर्न्स है, 400 टर्न्स है। 5 तो लेयर्स है, 400 टर्न हर एक लेयर में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी होगी, 5 × 400, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गई 2000। ये लीजिए मैंने पहले ही निकाल दिया इसका। डायमीटर की बात करें तो मुझे डायमीटर दे रखा है आपका 1.8 सेंटीमीटर। चलिए डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकल सकती है, और करंट भी दे रखा है मुझे, करंट दे रखा है बच्चे मेरे पास, ओके, करंट है 8.0 एम्पियर, ये दिया हुआ है। ओके, मुझे क्या निकालनी है बच्चे, अल्टीमेटली मुझे निकालनी है, सबसे पहले ए पार्ट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड। एक तो बच्चे मुझे इनसाइड निकालनी है, बी पॉइंट एट दी एंड, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड निकालनी है। तो मुझे पता है एंड पॉइंट के ऊपर तो आपका जो आंसर आएगा वो इनसाइड से हाफ होगा। शुरू करें, आपको बच्चे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। कैपिटल एन की फॉर्म में लिखे हैं तो म्यू एन आई डिवाइडेड बाई एल के बराबर होता है, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो मुझे पता है, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू मुझे पता है 2000 है। आपके आई कितना है बच्चे, अगर आई की बात करें तो 8 एम्पियर है, ठीक है, मेरे पास गिवन था। और फाइनली एल कितना दे रखा था 80 सेंटीमीटर, 80 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली कट कर जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 पाई × 10⁻³ टेस्ट। ई का आंसर तो हम पहले कर चुके थे। हाँ जी, एंड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होगी, हाफ होगी, तो आपका जो भी रिजल्ट आया उसे हाफ कर दीजिएगा, यानी 4 पाई × 10⁻³ टेस्ला। तो इस तरह बच्चे देखिए, आपने बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे आपका डिस्कस करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। आपको एक फिगर दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लीजिए एक सोलेनोइड दे दी मैंने, आपको एक फिगर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लीजिए एक सोलेनोइड दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लीजिए, ठीक है। इसे क्या कीजिए, ये है आपका एंड फर्स्ट, ये है आपका एंड सेकंड। इस पॉइंट से इसे मीट कर दीजिए, पी पॉइंट को इसे यहाँ से मीट कर दीजिए। ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका θ1, जो एंगल है 30 डिग्री का है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो θ2 है, वो कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। एंगल जब फिक्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है तो फाइनाइट, ये क्या है बच्चे, ये तो एक फाइनाइट सोलेनोइड वाला केस बन गया। अगर ये फाइनाइट सोलेनोइड वाला केस बन गया तो रिजल्ट कौन सा यूज़ करेंगे, फाइनाइट सोलेनोइड वाला रिजल्ट। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के ऊपर बात करूँ तो फाइनाइट सोलेनोइड के लिए केस का रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2। लीजिए मैं इस रिजल्ट का यूज़ कर देता हूँ। आपके बच्चे देखिए, ठीक है, ये तो आपका वैसे वैसे आ गया। लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख लीजिए। cos θ1 कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। cos θ2, ठीक है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है, सॉरी इस एंगल को θ2 मत लिखिए क्योंकि आपका θ2 तो इस सेंस में लिया जाता है, सेम सेंस में लिया जाता है। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है, आपने तो ये वाला लेना है। ये वाला कितना होगा, 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, सॉरी 60 को 180। ये आपने तो बच्चे क्या लेना है, मैंने अभी आर्टिकल करवाया था, आपने तो इस सेंस में ही एंगल लेना होता है। ये एंगल θ1 है तो ये एंगल θ2 होता है। अगर आपका ये एंगल आपका 60 है तो 180 में से 60 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बना, cos 120 डिग्री का बना। लो जी सॉल्व कर लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ बच्चे, ये आपका cos 30 हो गया √3/2, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1/2 के बराबर आ गया। तो बस 2 को कॉमन लेके बाहर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, 4 ही हो गया 4, और यहाँ पे आ गया √3 + 1।
लीजिए इस तरह आसान सा था, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये एंगल मुझे 60 डिग्री देखा था, इसे θ2 नहीं, θ2 तो यहाँ से लिया जाता है, आपको आर्टिकल में बता दिया गया था। चलिए क्वेश्चन आपका करते हैं टॉरॉइड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके पास एक टॉरॉइड है जिसकी जो कोर है वो एक नॉन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, जिसकी इनर रेडियस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दे रखी है आपको 26 सेंटीमीटर, इनर भी दे दी आउटर भी दे दी। तो आपने तो मीन यूज़ करनी है। मीन के लिए कैसे निकालते हैं, R1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया बेटा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 51 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25.5 सेंटीमीटर है। तो आपने आज जो यूज़ करनी है वो ये वाली यूज़ करनी है। ठीक है, आपकी क्या है, राउंड विच आपको नंबर ऑफ टर्न दे रखी है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न है, मान लीजिए आपके पास 3500 आपको दे रखी है। ठीक है, अगर आपका करंट भी आपको गिवन दे रखा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें से 11 एम्पियर का करंट आपका फ्लो कर रहा है। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड, टॉरॉइड के आउटसाइड, आपको पता है टॉरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। नंबर सेकंड निकालनी है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड निकालनी है, और फिर सी पार्ट में निकालनी है, कहाँ पे, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में निकालनी है, एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टॉरॉइड, टॉरॉइड के द्वारा जो एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग हुआ उसके अंदर मुझे निकाल के दिखाएं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करें आउटसाइड के ऊपर, हो गया बच्चे, पहले ही बात खत्म हो गई। आउटसाइड के ऊपर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, एम्प्टी स्पेस के अंदर भी 0 होती है। आपको याद कीजिए मैंने 3 लूप आनी थी, ये देखिए ऐसे ऐसे थी ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होती है, अंदर वाले में भी यहाँ भी 0 होती है, बाहर भी 0 होती है। सिर्फ मुझे इनसाइड की निकालनी है। इनसाइड का केस क्या होता है, इनसाइड का फार्मूला μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेंथ कौन सी 2πr, r कौन सी ये वाली यूज़ करनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है 3500 है, 2 पाई ऐसे रहने दीजिए, r कितना यूज़ करेंगे 25.5 इंटू 10 की पावर -2। डन। यहाँ से आप बच्चे किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यही n की वैल्यू आ गई आपकी। अगर मैंने n की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकाल दी, i कॉन्स्टेंट, i की वैल्यू भी पता है आपको, डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। तो इस तरह देखा बच्चे, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है।